is now being recorded. This call is now taking notes. Call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार उनका उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निपलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर की हिमरणी है, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कल आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर, और आज भी हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के कोर्स में अग्निवेश में दिया जरूर है, लेकिन ये मानव शरीर विज्ञान से संबंध में है। हम लोग थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि जो हम लोग कोई ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो ये जिन पर हमको ट्रीटमेंट देना है, तो मॉडर्न साइंस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं ताकि हम
ट्रीटमेंट का पैटर्न ये समझ लें कि अगर मान लीजिए हमको मालूम हो जाए कि किसी व्यक्ति की ये समस्या है और उसके पास कोई पैथोलॉजिकल रिपोर्ट हो, तो हम उससे ये बता सकते हैं कि भाई हमको हार्ट की समस्या है, हमको लंग्स की समस्या है, ये रिपोर्ट आती है। उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर हम अपनी थेरेपी के हिसाब से, चाहे वो चाइनीज थेरेपी हो चाहे हमारे आयुर्वेदिक थेरेपी हो, इन थेरेपी के हिसाब से, इन आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट दे सकें। तो यही, इसीलिए ये किताब जरूर आपको दिख रही है, ये आयुर्वेदिक किताब है, लेकिन इसमें अधिकांश चीजें बॉडी सिस्टम पर है, उसमें सेल्स की बात है, उसमें कैसे ऑर्गन से, और कुछ उसमें ट्रीटमेंट का पैटर्न भी बताया गया है जो आगे चैप्टर्स में है। तो हम लोग उसी पर बात कर रहे हैं। तो फेफड़े हम लोग एक बात कर रहे हैं, ये चैप्टर नंबर हमारा 6 है, शायद 6 है, चैप्टर नंबर हम लोग 6 है ये। हाँ, ये चैप्टर नंबर 6 है। ये आगे परिचय है, आपकी किताब में होगा मैडम, आपकी किताब में चैप्टर नंबर 6 ये होगा। इस छोटी वाली किताब में हमने क्या किया है, आप उसको हमने समराइज कर दिया है, उतने बड़े को छोटे में कर दिया, पॉइंट वाइज कर दिया है, आप पढ़िएगा उसको, लेकिन पॉइंट वाइज हमने उसको सबको डाल दिया इसमें, ताकि ये आपके लिए आसानी रहे। फेफड़े, जब हम लोग लंग्स की बात करते हैं तो फेफड़े 2 होते हैं, एक बायां फेफड़ा और एक दायां फेफड़ा, 2 फेफड़े हैं। ये कहाँ पर है, तो थोरेसिक कैविटी है, हम लोग चेस्ट कैविटी कहते हैं। जब हम कैविटी की बात कभी करेंगे तो कैविटी हेड की, एक इसको बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, दूसरी आती है हमारी थोरेसिक कैविटी, जिसको हम लोग चेस्ट कैविटी कहते हैं। उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है। अगर हम लोग कहें कि एब्डोमिनल कैविटी में ही एक नीचे पेल्विस कैविटी होती है, तो हम लोग अलग भी कह सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी, और जो नीचे का पोर्शन है उसमें पेल्विस कैविटी कह देते हैं। तो ये हमारे सामने की इतनी कैविटी होगी। तो इस थोरेसिक कैविटी में आगे पीछे की तरफ भी भाग होंगे, तो वो भी, तो ये कैविटी का ये रूप 3-4 मेन यही बताए गए हैं, तो ये होते हैं। तो थोरेसिक कैविटी में क्या है, वक्ष गुहा कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर लंग्स होंगे और हार्ट होंगे। दायां फेफड़ा बड़ा होता है, ये हमेशा समझिए, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होगा, ये हमेशा समझ लीजिए। और एक्यूप्रेशर कहता है, चाइनीज एक्यूप्रेशर कहता है कि दायां फेफड़ा फादर से मिलता है और बायां फेफड़ा मदर से मिलता है। तो अगर दाएं फेफड़े में कोई प्रॉब्लम होगी कभी फादर को, तो आपको ये समझना है कि वो उनके संतानों को भी वो डिजीज आ सकती है। यानी अगर फेफड़े में फादर को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बहुत संभावना है कि बेटे को भी ट्रांसफर हुई, बेटा बेटी जो भी है संतान को वो ट्रांसफर हुई हो। मदर की कोई अगर प्रॉब्लम लंग्स की कभी हुई रही हो तो उससे हमारा बायां फेफड़ा अधिक प्रभावित होगा, ये चाइनीज एक्यूप्रेशर कहती है। और ये हमारा मॉडर्न साइंस है। फेफड़ों के चारों ओर एक, देखिए सबको प्रोटेक्शन चाहिए, हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, हमारे पास स्किन है, इसके बावजूद हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, फिर हम लोग किसी कमरे में रहते हैं, ये सब आवरण के लिए है, तरीके हैं। फिर हम लोग एक घर बनाते हैं बाहर, उसमें सब चारों तरफ से बंद हो जाता है। फिर हम लोग किसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, मतलब बड़े, अगर उसमें देख चल जाए तो बड़े पैमाने पर आ जाए तो हम एक एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो वो जो ये सारे कंसेप्ट वैसे ही है। तो यह प्रोटेक्शन, तो दोहरी झिल्ली का क्या, इसको प्लूरा बोलते हैं, दोहरी झिल्ली का होता है, डबल लेयर होती है उसमें, डबल लेयर इसलिए प्रोटेक्शन। और देखिए बीच में क्या होता है, तो जिसमें बीच में क्या होता है, जिसमें कोई लिक्विड टाइप का, सेमी लिक्विड होता है, लिक्विड टाइप का एक द्रव्य होता है, तो वो क्या करता है, उसका काम क्या होगा, उसको आपको प्रोटेक्शन, आपको झटके से बचाना है, रगड़ से बचाना है, दोनों लेयर रगड़ने से बचाना है। फेफड़ों का कार्य क्या है, ऑक्सीजन को रक्त में मिलाना। जब आपके हार्ट से कोई कैपिलरी आएगी, तो कैपिलरी आई, यूं समझ लीजिए कैपिलरी ही है, तो जो वहां के एल्वेलाई होंगे लंग्स के, वो इसको ऐसे कैप्चर कर लेंगे, इसकी इपिथेलियम बोलते हैं बाहरी आवरण, इसका बाहरी आवरण आकर के और उसका आंतरिक आवरण दोनों मिल जाते हैं,
और यहीं पर ट्रांसफर हो जाता है। एक मेम्ब्रेन की रचना कर लेते हैं वो लोग, और उस मेम्ब्रेन में हमारा ट्रांसफर हो जाता है, 70 स्क्वायर मीटर में ट्रांसफर होता है, 70 स्क्वायर मीटर में ट्रांसफर होता है। जो एरिया टोटल एरिया की बात कर रहे हैं, तो 70 स्क्वायर मीटर में ट्रांसफर होता है। और ये ट्रांसफर कितना सेकंड में होता है? 0.003 सेकेंड्स में ट्रांसफर होता है। ओके। तो ये ऑक्सीजन को रक्त में मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकलना। कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और बाहर भेज दिया नाक के माध्यम से। हृदय से अशुद्ध रक्त, पल्मोनरी आर्टरी। तो जब आर्टरी की बात करेंगे तो आर्टरी माने हृदय से जाने वाली जो भी होगी वो आर्टरी कहलाएगी, और हृदय में आने वाली, शरीर से हृदय में आने वाली वेन्स कहलाएगी। लेकिन पल्मोनरी माने होता है लंग्स। तो जब कोई आर्टरी रक्त में वो इसमें फेफड़े में जा रही होगी तो उसको हम लोग पल्मोनरी बोलते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी केवल एक ही आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त होगा, क्योंकि अशुद्ध रक्त हुआ और वो हार्ट से जाता है कहाँ? शुद्ध होने के लिए कार्बन वो उसको लंग्स में। तो ये पहली आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त होगा, और कोई आर्टरी नहीं, और सब आर्टरी में शुद्ध रक्त होगा। ये अशुद्ध रक्त वाली होगी। यानी अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त आती है कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो वो हमारा शुद्ध रक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो वो अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी आर्टरी जो है हृदय से अशुद्ध रक्त जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, और जब लौटेगा वहां से तो पल्मोनरी वेन्स नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। फेफड़े बाल्यावस्था में, जब बचपन में लाल रंग के होते हैं, जब यंग आप हो जाते हैं तो मटमैले होने लगते हैं, और ओल्ड एजिंग प्रोसेस में ब्लैकिश हो जाते हैं। सारे टॉक्सिन की वजह से ये कलर चेंज हो जाता है। रोग क्या होता है? रोग वही रोग होंगे, हम लोग अब यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्यूप्रेशर में। ये जो रोग हम बता रहे हैं कोई आवश्यक नहीं कि केवल ये मॉडर्न साइंस के रोग हैं, ये इसमें आयुर्वेदिक के ये हमारे एक्यूप्रेशर के हिसाब से भी हमारे रोगों की संख्या है। क्योंकि हम क्या मानते हैं कि हमारे LI, हम बोलते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स दोनों एक दूसरे के क्या है? एयर ऑर्गन है। तो हम LI और लंग्स को अलग अलग नहीं कर सकते। तो LI के जो रोग होंगे वो भी लंग्स के रोग होंगे, लंग्स के रोग होंगे जो भी LI के रोग होंगे। तो क्या होगा? टीबी केवल उसका, न्यूमोनिया इसी का है, प्लूरेसी इसी का है, दमा इसी का है, खांसी भी इसी की है। लेकिन इस चर्म रोग नॉर्मली जुड़ा जाता है किससे? LI से। बालों के रोग मतलब बालों के रोग चाइनीज कंसेप्ट है। बाल नॉर्मली ये वाले बाल नहीं, मुझे तो हेयर इनकी बात की जा रही है, बॉडी हेयर की बात। बॉडी स्वर संबंधी रोग जो है आपका लंग्स, हार्ट का ये पॉइंट है। एलर्जी आपका LI का पॉइंट है। LI के रोगों की बात है। बड़ी आंत का पहला भाग, जब छोटी आंत खत्म होती है, छोटी आंत सबसे लास्ट में उसका है इलियम। तो इलियम पे खत्म हुई, इलियम पे जैसे खत्म हुई वहीं से अपेंडिक्स वहीं पर है, इलियोसिकल वाल्व होगा। सीकम शुरू हो जाती है, सीकम हो जाती है बड़ी आंत का, तो वहां पर इलियोसिकल वाल्व हो जाता है। जो एक दूसरे वाल्व माने कोई हमेशा दरवाजे हैं ताकि। तो अपेंडिक्स पहला जैसे जाते हैं, एक लंबी नीचे होती अपेंडिक्स, तो वो अपेंडिक्स बड़ी आंत का पहला भाग अपेंडिक्स कहलाता है। क्या लगभग 1.6 मीटर लंबी होती है, लेकिन चौड़ी अधिक होती है, इसलिए इसका क्षेत्रफल छोटी आंत लगभग 6 मीटर है। छोटी आंत तो लगभग 6 मीटर है, 3 मीटर भी नहीं है, वो 6 मीटर के करीब है। लेकिन छोटी आंत इसलिए कहलाती है कि उसका जो ये वो क्षेत्रफल है वो कम है, ये क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए बड़ी आंत कहलाती है। इसके 4 भाग होंगे। पहला भाग होगा एसेंडिंग कोलन, जैसे शुरू होगी तो हम लोग कहते हैं कि इसमें जैसे अपेंडिक्स नीचे होगा, उसके बाद जैसे ऊपर शुरू होगी तो एसेंडिंग माने चढ़ती हुई, एसेंडिंग कोलन ऊपर की ओर जा रही होगी, फिर ये मुड़ेगी,
फिर आप ये लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगी, तो इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। ट्रांसवर्स माने होता है धरातल के पैरेलल, पृथ्वी के पैरेलल समझ लीजिए, हॉरिजॉन्टल, तो ट्रांसवर्स कोलोन कहलाती है। फिर ये डिसेंडिंग उतरेगी, डिसेंडिंग कोलोन, और फिर सिग्माइड ट्रांसवर्स के पैरेलल हो जाएगी, तो सिग्माइड कोलोन, ताकि फिर बीच में आ जाए। जल तत्व का शोषण प्रमुख कार्य है, और विटामिन बी और के का प्रोडक्शन इसका काम है। विटामिन बी और के का प्रोडक्शन करती है, जल तत्व का शोषण करती है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो हमको बोलते हैं कि मिनरल्स, उनका भी शोषण करती है। अंतिम भाग क्या होता है, जब जहां सिग्माइड कोलोन है, सिग्माइड कोलोन के बाद आपका इसमें जो अंतिम भाग है वो रेक्टम है, और अंत में उसका जो ओपनिंग है वो एनस कहलाता है। विटामिन बी और के बनता है यहाँ पर, सिंथेसिस। वहां हमेशा मॉडर्न साइंस में हमेशा बायोलॉजिकल लैंग्वेज है सिंथेसिस। सिंथेसिस माने 2-3 चीजें मिलती है तो उसमें कोई बनता है। तो यहाँ विटामिन बी और के की सिंथेसिस यही होती है। यहीं पर आपके पास लाभदायक बैक्टीरिया रहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे जो एक तो पैथोजेनिक हो गए, एक जो नॉन पैथोजेनिक, मतलब हम लाभदायक। तो लाभदायक क्यों बोलते हैं भाई, क्यों लाभ, क्या लाभ है इनसे? भाई बैक्टीरिया ही भी तो बोले, बैक्टीरिया तो है लेकिन आपसे कोई लेता नहीं है, आपको देता ही है उल्टा। दानी है, आपकी चीजों को लेता नहीं, आपसे लेता नहीं। आपका जो वेस्टेज होता है उससे अपना भोजन बना लेता है। जो आपका वेस्ट मटेरियल जिसको आपने फेंक दिया, उसको इसने उससे खाना बना लिया अपना, और आपका जो काम हुआ कि कभी आपका कोई पाचन नहीं हो पाया, चाहे प्रोटीन का हो चाहे कार्बोहाइड्रेट का हो, पाचन नहीं पाया, तो ये बैक्टीरिया पाचन कर देगा उसको, इसलिए लाभदायक है। आपका कुछ नहीं लेता। अगर आपका खून चूस ले तो वो हानिकारक बैक्टीरिया, आपका खून से मतलब ही नहीं उसको। ये इसीलिए ये बैक्टीरिया लाभदायक कहलाते हैं। कारण क्या होता है, कब्जियत इसकी वजह से होगी। त्वचा का सूखापन, अगर ये पानी रिटेन, पानी को ये क्या करता है, शोषण करता है। अगर पानी को न शोषित करे, पानी को निकाल दे बाहर किसी कमजोरी की वजह से, तो त्वचा सूख जाएगी। भोजन के कारण एलर्जी, अब जो खा रहे हैं उसके एलर्जी हुई तो यही कारण है। कोलाइटिस इसी की वजह से होगी, बवासीर इसी वजह से होगी, और बड़ी आंत में सूजन आदि रोग इसके होते हैं। आमाशय, स्टमक, आमाशय है, इसको स्टमक बोलते हैं हम लोग। आमाशय पाचन तंत्र का प्रमुख अवयव है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऊपर से शुरू, देखिए मुंह से यहां शुरू करिए, और बिल्कुल यही पैरेलल लाइन है, मतलब ऊपर से वर्टिकल लाइन, इसी वर्टिकल लाइन में पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। एनएस भी इसी लाइन में है, मुंह भी इसी लाइन में है। तो मुंह से लेकर के एनएस तक की यात्रा जो है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की है। तो इसका क्या है, सबसे बीच, और जब बीच में है ये ऑर्गन, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। डायफ्राम रेखा के नीचे शरीर की बाईं तरफ है। डायफ्राम हमारी जहाँ कैविटी हमने बताया था, हार्ट कैविटी या चेस्ट कैविटी या जिसको थोरेसिक कहा था, उस थोरेसिक कैविटी जस्ट नीचे आपको लेफ्ट, हल्का सा लेफ्ट तरफ ये स्थित है। जे के आकार का है, जे के आकार का होता है। इंग्लिश का जो जे है उसका जे के आकार का है। इसकी क्षमता लगभग क्या है, 1.5 से 2 लीटर, यानी भोजन अभी अधिक आप जो करते हैं। और दूसरी चीज है जो मॉडर्न साइंस के अलावा साइंस बताती है, आयुर्वेदिक साइंस बताती है, आयुर्वेद बताता है, प्लस नेचुरोपैथ बताता है। वो बताता है कि आपको भोजन का 33% खाली रखना चाहिए। 33% गैस के लिए, बिल्कुल ब्लैक वैक्यूम के लिए, भाई 3 ठोस, लिक्विड और गैस। तो गैस के लिए यानी स्पेस के लिए दीजिए 1/3 और 1/3 ठोस के लिए, 1/3 आपका लिक्विड के लिए। तो 66% तो आपका भोजन मान लीजिए हो, 33% आपका हमेशा खाली रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, 90% हम लोग खा लेते हैं, 10% पर बड़ी मोटा फिर कहते हैं हमको तो उठ ही नहीं पा रहे हैं। ये नॉर्मली होता है, उठ नहीं पा रहे हैं। तो उठ, डायफ्राम से जुड़ी, देखिए याद करिएगा, स्टमक से जुड़ी सारी चीजें हैं। ऊपर डायफ्राम है, दाईं तरफ बाईं तरफ कहीं लीवर है, सब लीवर है सब। अगर ये
इसकी क्षमता बढ़ेगी तो क्या करेगा, ये सब पे दबाव डालेगा, इसको चर्निंग होना है, यूं करना है, यूं घूमना है ना, उसको घूम ही नहीं पाएगा, मूवमेंट कैसे होगा। आप देखिए आटा अधिक आप रख लीजिए, आपके जो परात हो, परात समझते हैं ना, परात तो में आप आटा रख दीजिए, आटा परात में आता हो आधा किलो ठीक से आता हो, आप उसमें 2 किलो डाल दीजिए और जरा गूंथिए, गूंथ नहीं पाएंगे। वैसे ही अगर अधिक आपने खाना कोई खा लेता है तो ये उसको चर्निंग नहीं कर पाता, इसलिए उसका फंक्शन तो वो हो गया, वो आपका पाचन ठीक से नहीं करेगा। इसलिए एसोफेगस से जुड़ा होता है, एसोफेगस लास्ट में आता है और वहीं से इसका फर्स्ट पार्ट शुरुआत जो होगी कार्डियक पार्ट कहलाता है। तो ये कभी कभी प्रश्न आता है कि व्हाट इज कार्डियक पार्ट। लोग बोल देते हैं कि कार्डियक माने हार्ट, हार्ट का पार्ट है। नो, इट इज पार्ट ऑफ स्टमक। कार्डियक इसलिए कहते हैं, कार्डियक पार्ट माने क्या हुआ, कार्डियक माने चूंकि वहीं पर हार्ट है, उसके जस्ट बगल में ही है, तो वो पार्ट कार्डियक के पास में, इसलिए कार्डियक पार्ट कहा गया है। बट इट बिलोंग्स टू आमाशय, दैट इज स्टमक। भोजन आमाशय में 3 से 4 घंटे रहेगा, 3 to 4 आवर चर्निंग पॉइंट वो है। उसके बाद तब निकलेगा, तब पाइलोरस निकलेगा। तो शुरू में हम लोगों ने कहा कार्डियक पार्ट शुरू हुआ, एसोफेगस मिलेगा, वहां पर एक वहां पर भी एक दरवाजा होता है, वाल्व, वो वाल्व होगा, उसमें से भोजन आ जाएगा। नॉर्मली भोजन वापस नहीं लौटता जब तक कि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो लौटता नहीं है। फिर चर्निंग होती है, चर्निंग होने के बाद अंत में निकला, अंत में फिर दरवाजा है पाइलोरस। पाइलोरस से हमेशा लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म में ही जा सकता है, मतलब काफी लिक्विड फॉर्म में जाएगा। चर्निंग हुई है, HCl मिला है, तमाम पाचक रस मिले हुए हैं, उन सब से करने के बाद ये निकला है तो निकलेगा, और उस समय हाईली एसिडिक होगा, 1.2 pH से लेकर 0.8 pH तक। HCl आमाशय का मुख्य स्रोत, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहीं पर निकलता है और यही उसको पाचन करता है। अंतिम भाग पाइलोरस है। HCl से मिलकर भोजन गाढ़ा लसदार द्रव बनता है, जिसका pH 1.2 से 1.5 से 2 होता है, यानी 1.2 से 0.8 pH तक पहुंच जाता है। ये हाईली एसिडिक है, क्योंकि 0 से लेकर 14 तक की जो स्केल बनाई गई उसमें 7 नंबर जो है, 7 नंबर पीएच माने पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH 7 का अर्थ है कि वो कोई न्यूट्रल है। 7 से कम होगा एसिडिक, 7 से अधिक होगा एल्कलाइन। हमारी बॉडी को चाहिए एसिडिक कि एल्कलाइन? बोलिए मैडम। नहीं, कुछ नहीं सर। ना हमको एल्कलाइन चाहिए। हाँ नहीं कर समझ में आ रहा है, कुछ डाउट होगा तो पूछूंगी। हाँ, हमको एल्कलाइन चाहिए, हमारा 8 के आसपास होना चाहिए। हाँ। क्योंकि 8 pH पर ही हमारे सारे फंक्शन बहुत बढ़िया से होते हैं, चाहे विटामिन हो, चाहे हमारे एंजाइम्स हो, सबका बहुत बढ़िया फंक्शन हमारा 8 pH पे होता है। हाँ जी। तो प्रमुख रोग क्या है? बेचैनी है, स्तन रोग है। अब ये स्तन रोग जो है ये एलोपैथ का नहीं है, ये हमारे किसका है? चाइनीज का है। ओके। मेरिडियन वहीं जा रही है। बेचैनी क्यों होगी? हीट ऊपर जा रही है। हाँ। स्टमक हीट ऊपर जाएगी तो बेचैनी। स्तन रोग मेरिडियन, वक्षस्थल से तले मेरिडियन, गैस्ट्रिक रोग HCl, मासिक स्राव की तकलीफें वही ये वाली उसकी जुड़ी हुई है, और डकार अपच ये आपका उसी से जुड़ा हुआ है। जिद्दीपन, कब्जियत में जिद्दीपन आएगा, पेप्टिक अल्सर उसी का है। स्प्लीन आमाशय के बाईं और पसलियों के नीचे रिब केज में है स्प्लीन, ठीक है, एक ग्लैंड है ये ग्लैंड जो है डिफेंस की बहुत बड़ी ग्लैंड है। इसका वजन 150 ग्राम, वजन बहुत कम है, 150 ग्राम है, और ये सबसे बड़ी लिम्फॉइड टिश्यू है, यानी लिम्फॉइड टिश्यू में लिम्फ वाली की ये सबसे बड़ी टिश्यू यही है। पैंक्रियाज की सहायता से क्या करती है? भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इसका काम है। क्यों? क्योंकि यही हम लोग कह रहे हैं कि पैंक्रियाज की सहायता से ये वाला काम, भोजन ऊर्जा बनाती है चाइनीज स्प्लीन,
इसलिए हम लोग बोल रहे हैं श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल रक्त कणिकाओं के नष्ट करने का कार्य यहाँ है। तो WBC डिफेंस के लिए, डिफेंस की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आरबीसी को ये नष्ट करती है। अगर आरबीसी डेड होने लगे या आरबीसी पुराने हो जाए तो उनको मार देती है, सो दैट कि नए बन। इमरजेंसी में रक्त कणों का आंशिक निर्माण भी करती है। जब भ्रूणावस्था है, जब हमारी जो है भ्रूणावस्था है, एम्ब्रियोनिक स्टेट है, तो उस समय स्प्लीन और लीवर दोनों बनाते हैं, आरबीसी वगैरह सब बनाते हैं, वो काम करते हैं। और जब इमरजेंसी आती है तो भी बनाते हैं ये लोग, बड़ी सहायता करते हैं। इमरजेंसी में ये देखिए, ये बिल्कुल अपने को जीरो कर लेती, मतलब कोई जितना भी रक्त है अपने को इस ट्यूब में कर लेती, सारा रक्त निकल जाता है बाहर। लीवर करता है, लीवर भेज देता है रक्त इमरजेंसी में, फिर वापस चला आता है जब बाद में इमरजेंसी खत्म हुई। रक्त का भंडार ग्रह है, 150 मिलीलीटर रक्त सदैव उसमें रहता है और आवश्यकता पड़ने पर ये पूरा शरीर को 100% प्रतिरोधक क्षमता वाला अंग है। यही इसलिए डिफेंस का बड़ा काम करती है, इसलिए डिफेंस को रखा गया। बीमारी क्या है? ब्लड की कोई प्रॉब्लम होगी, अपच होगा, वही अपच चाइनीज के हिसाब से। प्रजनन अंगों का तकलीफ होगी तो ये स्प्लीन जिम्मेदार है, क्योंकि रक्त के लिए है, इसलिए वहां पर बात कर रही है। और चाइनीज के हिसाब से स्प्लीन इज द मदर ऑफ लंग्स एंड लंग्स इज द मदर ऑफ किडनी। मोटापा इसका कॉम्बिनेशन वाला, स्टमक और इनका दूध। जलोदर बीच के एरिया की कंट्रोलर है चाइनीज के हिसाब से, यानी बीच का एरिया कौन सा है जहां पर कि पानी रिटेंशन हो रहा है, बीच का एरिया नीचे, तो यहाँ का जलोदर यानी कोई उदर माने एब्डोमेन में जल अगर इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब कि कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा, तभी तो इकट्ठा हो रहा है। सूजन, यहाँ की स्वेलिंग होगी, इम्यून सिस्टम को कमी होगी तो ये जिम्मेदार। मधुमेह, डायबिटीज के लिए ये जिम्मेदार, लीवर जिम्मेदार, पैंक्रियाज जिम्मेदार, 3 जिम्मेदार है। स्प्लीन, लीवर, पैंक्रियाज तीनों ही बैठे हुए हैं। एनीमिया के लिए जिम्मेदार, अनिद्रा के लिए जिम्मेदार। अनिद्रा ब्रेन से संबंध में भी इसका है। इसका जो है, इसका विचार, इसका चाइनीज के हिसाब से विचार करती है और ये ब्रेन से जुड़ी हुई विचार के रूप में। कोलेस्ट्रॉल इन कॉम्बिनेशन विद लीवर। सर, ये प्रजनन अंगों की तकलीफ पॉइंट समझ में नहीं आया। प्रजनन भाई जो नीचे के अंग है, इसलिए कि किडनी ऐसा ना, क्योंकि रक्त की बात कर रहे हैं ना, तो प्रजनन अंगों की तकलीफ बहुत से हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि रक्त की वजह से बहुत सी चीजें होती है ना। क्योंकि वहां उन अंगों, यूट्रस को हमेशा रक्त चाहिए। अगर रक्त की कहीं कमी हो रही है, और रक्त के लिए भी जिम्मेदार है, तो अगर ये रक्त की कोई कमी आप पढ़ेंगे तो स्प्लीन, लीवर, हार्ट और एक रेनमो, ये सब जिम्मेदार हैं इसके लिए, यूट्रस के लिए। मतलब तो यूट्रस माने यूट्रस और ओवरी, इन सब के लिए बात कर रहे हैं। तो प्रजनन अंगों की तकलीफ इन्हीं की वजह से। वो चाइनीज का कंसेप्ट दे दिया है ना, हम लोग वहां पढ़ रहे हैं। हार्ट बंद मुट्ठी के आकार का है, सेब की आकृति जैसा ऑर्गन है, सेब खाना चाहिए। जो जिसकी आकृति हो, प्रकृति ने बता दिया है कि प्रकृति में इस तरह का हमारा ये है। हार्ट ने कहा मेरा भैया फल वो है, तो आप खाइए उसको। 12 सेंटीमीटर 8/6 इसके माप है, 12 × 8 × 6। पुरुषों में कितना है? लगभग थोड़ा अधिक है, महिलाओं में कम है। इसलिए पुरुष नॉर्मली मानते हैं कि हम बहुत साहसी हैं, हमारा हार्ट बड़ा है। हृदय में 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम ऊपर वाले और 2 वेंट्रिकल नीचे वाले। एट्रियम ऊपर कहलाते हैं और वेंट्रिकल नीचे कहलाते हैं। रक्त, हृदय जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसको सिस्टोल बोलते हैं। यूं कॉन्ट्रैक्ट किया तो सिस्टोल हो गया। और यही जब आप यूं करता है तो जो प्रेशर देता है वो आर्टरीज में,
उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको बड़ा वाला होता है 20 ± 10 mmHg। जब भी कभी लिखिए तो हमेशा ब्लड प्रेशर को mmHg यूनिट में साथ लिखिए। 120 ± 10 हाँ mmHg। मरकरी से वो है ना। हृदय जब प्रसार करता है यूं फैलेगा तो डायस्टोल हो जाएगा, यानी इसमें प्रेशर कम हो जाएगा वो सब जगह, क्योंकि इसमें डायस्टोल माने आराम, डायस्टोलिक माने आराम। हार्ट आराम कर रहा है, हार्ट भी आराम करता है, इसीलिए हम लोग चाहिए कि हम लोग भी आराम करें। हार्ट भी तो आराम कर रहा है। अभी पढ़िएगा जब आगे चल के तो हार्ट आराम अधिक करता है, काम कम करता है। रुकता नहीं, रुकने की बात नहीं, आराम करने की बात कर रहा हूँ। आप भी तो जब आराम करते हैं तो आप ऐसा नहीं कि आराम करने में हमेशा सो जाते हो। आराम करने का अर्थ कई है, कोई सोना भी है, कभी लेटना भी है। आराम करना तो आराम बहुत करता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है आराम का प्रतीक है। आप पढ़िएगा जब आगे तो मजा आएगा। 80 ± 10 mmHg। मॉडर्न साइंस कहती है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसी से हम पैमाना नापते हैं कि हमारा हार्ट वो हमको हाई ब्लड प्रेशर है कि लो ब्लड प्रेशर है। अगर वो 80 ± 10 यानी 90 से ऊपर हो गया तो हम लोग बोलते हैं HBP, और अगर 70 से कम हो गया तो हम लोग मानते हैं लो BP। तो मॉडर्न साइंस कहती है, और कोई साइंस नहीं कहती। नेचुरोपैथी नहीं मानती इस बात को, हम लोग भी उतना नहीं मानते। नॉर्मली हम लोग कह देते हैं कि 120 से 120 ± 10 है, तो हम कहते हैं 130 से अधिक हुआ तो हम लोग हाई BP बोल देते हैं। और इधर कहते हैं कि आपको वो उससे कम हो गया तो ये वाले सिस्टोलिक से हम लोग भी मान लेते हैं। सिस्टोलिक सब लोग अधिक मानते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस कहती है लेटेस्ट, ये हम लोग को नहीं मालूम था, लेकिन हम लोग जब यहीं पढ़े, ये किताब पढ़े तभी मालूम हुआ। हृदय 1 मिनट में 72 बार सामान्यतः, तो बच्चों में, महिलाओं में थोड़ा अधिक होती है, और महिलाओं में शायद होती है 75 के आसपास, और बच्चों में 80 करीब होती है। महिलाओं में थोड़ा अधिक होती है, फिर बच्चों में तो बहुत अधिक होती है, 80 होती है। हर एक बार में 70 ml ट्रांसफर करता है। एक बार में 70 ml ट्रांसफर करता है, तो 72 बार में कितना ml ट्रांसफर करेगा 1 मिनट में? 1 मिनट में 70 ml। हाँ, तो यानी लगभग 5 लीटर, लगभग 5 लीटर ट्रांसफर करता है। हर 1 मिनट में 5 लीटर ट्रांसफर करता है, ये ठीक है। हृदय शुद्ध रक्त को धमनियों के माध्यम से सारे शरीर पहुंचाता है और वेन्स के माध्यम से वापस ले लेता है। शुद्ध रक्त का रंग जो है स्कारलेट रेड, सही शब्द यही है, स्कारलेट रेड, और अशुद्ध का है पर्पल रेड। रेड दोनों में शामिल है, वहां पर्पल है वहां स्कारलेट है। रोग क्या है? मानसिक रोग कोई होगा, मन का कंट्रोलर है चाइनीज कहती है मन का कंट्रोलर है हार्ट। उच्च वर्णित रक्तचाप, दाब, कम या ज्यादा धड़कन, पल्पिटेशन, अनिद्रा क्यों? ब्लड सर्कुलेशन कम करेगा, अधिक कर देगा, कम कर देगा। अनिद्रा माने वहां पर ब्रेन को इतना आराम करने की जरूरत ही नहीं, तो वहां पर पूरा सप्लाई है, तो वहां या ब्लड सप्लाई कम कर देगा तो भी निद्रा हो जाएगी। डिप्रेशन, मनोभाव का नियंत्रक यही है, इसलिए डिप्रेशन भी। आवाज का असंतुलन ये उसी के है। आपका ये उसका आपका ये सी जी गवर्निंग UB15 आपका हार्ट का पॉइंट है, बैक्शू पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आवाज के असंतुलन के लिए। और इधर आपका H5 इंपॉर्टेंट है, H7 H5 और UB15 जिम्मेदार आवाज के लिए। बेचैनी, घबराहट, नेचुरली ब्रेन का वो संबंध है हार्ट वाल्व के रोग। छोटी आंत उससे जुड़ा हुआ है। बड़ी आंत से घिरी होती है तो 2.5 मीटर से 3 मीटर, ये तो नहीं है, लगभग 6 मीटर होती है। किताब में थोड़ा सा कम लिखा है, लेकिन नॉर्मली आप गूगल वगैरह देखें तो
गूगल में 5-6 मीटर दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। गूगल में 5-6 मीटर दिखाते हैं। यहाँ पर इस किताब में लिखा था 2.5 से 3 है, कहीं गलत हो गया, मिस प्रिंट कहीं हुआ। आमाशय के अंतिम सिरे पाइलोरस से शुरू होगी, नहीं, आमाशय के अंतिम सिरे पाइलोरस, हाँ, पाइलोरस, हाँ। के पाइलोरस से शुरू होगी और फिर ड्यूडेनम पहला इसका पार्ट है, हाँ। ड्यूडेनम सेकंड और तीसरा थर्ड है इलियम। ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम आपका सी के आकार का है, ड्यूडेनम जो है सी के आकार का है। क्यों? इसका कारण यह है कि जब बहुत तेज आया, पीएच कितना हम लोग कहते हैं 1.2 से 0.8 पीएच, इतना हाईली एसिडिक, जो जब आता है तो याद करिए, हम लोग रेलवे में जब पुल बनाते हैं तो हम लोग सीधा नहीं बना देते, कैसे बनाते हैं मैडम? जैसा बनाते हैं ना, सी क्या गोल गोल बनाते हैं ना, हाँ। इसलिए बनाते हैं ताकि गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाए। स्पीड ब्रेकर यूं सीधे रखेंगे तो रफ्तार बढ़ेगी, यूं रखते हैं तो तुरंत, लेकिन नहीं, यूं करते हैं ताकि रफ्तार घट जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जो इतनी हाईली एसिडिक है उसको रफ्तार घट जाए ताकि वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाए, समय कम हो जाए, समय अधिक लगे। दूसरा भाग जेजुनम है, तीसरा भाग इलियम है। पेरिस्टाल्टिक, इसमें देखिए, अब ये जो केचुआ देखिए यूं चलता है नहीं, वैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो पाचन के लिए 2 तरह के मूवमेंट है। एक है चॉपिंग, यू मूवमेंट, एक ही जगह वहीं पर रुके रहेंगे, वहीं पर कटेगा, ऐसे कटेगा, देयर इज नो मूवमेंट। और एक का मूवमेंट ये है कि यूं बढ़ता रहेगा। तो दोनों काम होते हैं, चॉपिंग और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सेगमेंटेशन में तो 2 तरह, एक सेगमेंटेशन और एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, 2 मूवमेंट से भोजन आगे बढ़ता है। आमाशय से आने वाला भोजन अर्ध तरल होता है, अधिक अम्लीय। यहां पर क्या होता है, अब जब आया ड्यूडेनम में आया, इसी समय गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास से जो जूस आएगा, तो वो उसका नाम है हिपैटोबिलियरी डक्ट। बिलियरी माने ऊपर से, सिस्टिक आई फिर बिलियरी डक्ट हो गई। बिलियरी डक्ट से आया, हमारे पास क्या आया, वहां से आता है हमारा कौन सा रस आता है, बाइल जूस। बाइल जूस ऊपर से आया और यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस आया, दोनों मिला पैंक्रियाटिक बिलियरी डक्ट। तो वो दोनों मिला करके ड्यूडेनम में जाते हैं और वहां पर कैल्शियम का शोषण भी यहाँ होता है। अब एक विलाई, VILLI, विलाई की संरचना होती है एक इस तरह का, जिसमें अंतिम शोषण जो होता है, एब्जॉर्प्शन, वो इस तरह की रचना है। उसमें उसका इसमें तमाम तरह का ऐसे बना दिया गया है ताकि उसका एरिया बढ़ जाए, तो इन्हीं में शोषण होता है और यहाँ से एब्जॉर्प्शन होकर के और चला जाता है। तो विलाई है, विलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम शोषण होगा। रोग क्या है, कान। कान क्यों? चाइनीज। कंधा चाइनीज, चेहरा चाइनीज, नाभि चाइनीज, नाभि वहां भी मॉडर्न साइंस भी, दोनों नाभि, तो नाभि के आसपास तो हो के क्षेत्र की तकलीफ है। दांतों की तकलीफ, दांत चाइनीज। थायराइड, यही बगस जा रही ना, थायराइड, रक्त की कमी, तो रक्त बना रही है, छोटी आंत की सूजन, ये रोग है। तो मतलब हम लोग एक्यूप्रेशर दोनों मिक्स कर दिया। हाँ। यूबी, उदर में सबसे निचले भाग, एक सेकंड, उदर के सबसे निचले भाग श्रोणि गुहा, जो पेल्विस कैविटी, इसको बोलते हैं पेल्विस कैविटी, जो बोला ना हमने, पेल्विस कैविटी, ये पेल्विस कैविटी की बात है। चलिए 3-4 रह गया, बस हो जाएगा। पेल्विस कैविटी में स्थित है, आकार में थैली जैसी है ना, तो उसको बोलते, फिर त्रिभुजाकार बन जाएगी, त्रिभुजाकार होगी और बाद में गोल हो जाएगी। अगर बहुत लिक्विड भर जाएगा तो गोल हो जाएगी। प्रत्येक किडनी से निकलने वाली 2 यूरेटर आएंगी, यूरेटर 2 आएंगी,
तो करस्पॉन्डेंस में पीछे से शुरू होगा लेकिन आगे से आ जाएगा। अरे पॉइंट आगे आएंगे ना, तो हम दोनों पॉइंट को आगे बुलाते हैं, तो दोनों यूनिटर आगे आ गए। में जो मुंह पे इकट्ठा होगा तो 12 गुणे 7.5 सेंटीमीटर में इसका है और 400 ml तक हो सकता है एक समय में। फिर क्या है, स्वस्थ मनुष्य दिन भर में 1.5 लीटर 1.5 लीटर यूरिनेट करना चाहिए उसको, इसीलिए क्योंकि ये टॉक्सिन निकलते हैं इसी के माध्यम से निकलते हैं, और दिन में लगभग 5-6 बार। लेडीज में थोड़ा सा एक दो बार अधिक है और जेंट्स में थोड़ा कम है। ये 4 से लेकर के 4 या 5 से लेकर के 7 तक टोटल। इसमें क्या जल का नियमन करते हैं, तो जल निकलता जाता है तो फिर दूसरा इकट्ठा होता रहता है। यहाँ यूरिया निकलते हैं, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन निकाले जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि 1.5 लीटर से हमेशा अधिक पानी पीजिए। किसी भी दशा में 3 लीटर से पानी 2-2.5 भाई 1.5 लीटर तो बॉडी को भी चाहिए अलग से। 1.5 लीटर तो निकल जाएगा, वो तो आपने पिया हो निकल जाएगा। अगर 1.5 लीटर अगर निकल गया तो आपके डिहाइड्रेशन की संभावना हो जाएगी या यूरिन कम जाएगा तो टॉक्सिन शरीर में रहेंगे। सर तो मतलब उसका फॉर्मूला भी कुछ होगा ना, कितना पानी पीना चाहिए एज पर वेट, तो वो सबसे समझ में आएगा ना कितना पानी पीना चाहिए हमें। एडल्ट के लिए देखिए 2-4 kg कम ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। बॉडी तो फंक्शन सारा वही से कर रही है, तो वो वेट का बहुत उसमें कंसिडरेशन नहीं है। एडल्ट की बात हम कर रहे हैं, एडल्ट को 1 लीटर यूरिन होता है 1.2 से 1.5 लीटर, ये नॉर्मल है, ये स्टैंडर्ड है। तो अब आपको अगर कोई 1.5 लीटर ही पी रहा है तो उसको तो सारा पानी उसको निकलना, या तो कम निकलेगा तो टॉक्सिन जमा होंगे, और 1.5 लीटर निकल जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा। स्किन में क्या हो जाएगा, सूख जाएगी, सूखी, तो उसका चेहरा सूखा दिखेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं नॉर्मली कि 3 लीटर पीजिए, फेजेस में पीजिए, लेकिन पीजिए 3 लीटर टोटल। 3 लीटर 24 आवर्स की बात कर रहे हैं, तो 24 आवर्स में पीजिए। सवेरे सब उठे तो नॉर्मली आप जो है एक सवेरे जब चाय, अगर कोई चाय पी रहा है तो चाय पीने के दौरान, चाय पीने के समय तक लगभग आपको अगर 1 लीटर नहीं तो आपको 500-600 ml पानी पी लेना चाहिए फॉर बेटर नॉट टू बी कॉन्स्टिपेटेड, कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए आपको कम से कम 600-700 ml पानी पी लेना चाहिए फेजेस में। फर्स्ट पानी, पहला शुरू का पानी जब पीजिए तो बिल्कुल सिप करके पीजिए। कोशिश करिए कि अगर लोटा है या ग्लास है मुंह से लगा लीजिए, धीरे धीरे पीजिए, बस ऐसे हाथ कर लीजिए, कुर्सी में बैठ जाइए, टेबल बैठ जाइए और धीरे धीरे लगा लीजिए, मुंह से हटाइए नहीं, धीरे धीरे सिप कर लीजिए। लगभग आप 4 मिनट लगाइए 300 ml को पीने में। 4 मिनट ये सब स्टैंडर्ड। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं, अब तमाम थ्योरी मिक्स कर दिया हम लोगों ने। मॉडर्न साइंस तो कभी कोई नहीं बोलती, मॉडर्न साइंस बोलती है कि सुबह 2 लीटर पानी पियो उठते ही, और फिर बाद में वजन के हिसाब से पियो। तो हर जगह पे कुछ फार्मूला इतना अलग अलग बोलते हैं, लेकिन नहीं फार्मूला अलग नहीं। देखिए मैडम बता रहा हूँ, आप जो फार्मूला है वो जनरली है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो आपको नेचुरली सही चाहिए कि 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है। अगर आप नॉर्मल है आदमी तो भी आपको बैठ के पानी, देखिए नंबर 1 बैठ के पानी पीना है। दूसरा, जो मॉडर्न साइंस नहीं मानेगी लेकिन कहेगी खुद, वाटर का भी तो मेटाबॉलिज्म होगा। तो ये मेटाबॉलिज्म कैसे होगा बोलिए? अगर आप पानी घटा यूं करके यूं गरगड़ पी रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? लार कहाँ, सलाइवा कहाँ जाएगा? फिर सलाइवा कहीं जा रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि सलाइवा हमारे पास जाता है और वो सलाइवा जिम्मेदार है शुरुआत उसके लिए, वो आपको पाचन के लिए जिम्मेदार है, डाइजेशन के जिम्मेदार, डाइजेशन में सारे जो हमारे एंजाइम्स होते हैं यही तो जिम्मेदार हैं।
हम्म तो अगर वाटर जा रहा है तो वाटर को तो आप कर ही नहीं रहे, वाटर को सीधे आपने यूं किया हम्म स्टमक पे चला गया, हम्म है ना। तो हम्म इसलिए कहा रहा है धीरे धीरे, देखिए टेप की तरह यूं चिपकी होती है वो, हम्म हमारी एसोफेगस है, यूं चिपकी होती शुरू में। हम्म जब पानी पिएंगे तो यूं फैलेगी धीरे धीरे। हाँ तो वो इसीलिए आप देखिएगा, आपको आप पीछे धीरे धीरे आपको गैस तुरंत निकलेगी। ठीक है, देखिए बैठिए, अब पीछे धीरे धीरे करके आपको गैस निकलती जाएगी। ओके गटागट मत पीजिए, गटागट जो लोग पीते हैं वो आगे चल के ज्वाइंट की तकलीफों के लिए अपना एक लिख रहे होते हैं हम्म भूमिका। वो कैसे कनेक्टेड है जॉइंट इश्यू और गटागट पानी पी गटागट पानी पिया हम्म गया, अल्टीमेटली जाएगा वो स्टमक में क्या है HCl, वो तुरंत HCl के साथ मिक्स होकर बाहर निकल गया। तो आपको जो बाहर जा रहा है वो जा रहा है मिक्स HCl। अब वो HCl में केवल पानी है और कुछ चीजें है नहीं, तो और जो टॉक्सिन जो आपके पैंक्रियाज या इन सब के आ रहे हैं वो कहीं आएंगे नहीं। तो अल्टीमेटली बॉडी में जो अंदर जा रही है उस बॉडी में टॉक्सिन नदी को, टॉक्सिन माने HCl, HCl का टॉक्सिन नदी रहेगा। तो जब ये चीजें होंगी तो हमारे पैरों में क्या दर्द होता है, कभी अग्नि का दर्द है, कभी वायु का दर्द, यही तो है। हाँ तो अग्नि का दर्द होगा तो भी तो प्रॉब्लम आएगी। तो HCl तो अग्नि है। एलोपैथ नहीं मानता, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एलोपैथ तो कहते हैं कि गटागट पीजिए, कैसे पीजिए, पानी जाना चाहिए बस। ये हम लोग जितने आयुर्वेद है, चाइनीज है और नेचुरोपैथ है, ये बोलते हैं कि बैठ के पीजिए, आराम से पीजिए। देखिए वहां भी नहीं कहते, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जब भोजन करिए तो मन से करिए। कोई एलोपैथ नहीं कहता है, वो कहते खाना खाइए। हम लोग खाना नहीं खाते। भारतीय दर्शन में खाना नहीं खाया जाता, भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। अंतर समझिए, वो मानते हैं। एलोपैथ कोई कहता है कि प्रसाद है भोजन, वो कहते हैं भोजन करो, खाना खाओ यार, खाना खा के भागो। हमारे कहते ना, खाना मन से खाइए। क्यों मन से खाइए? क्योंकि जब खाना आपने रखा और आपने कहा वाह कितनी बढ़िया रोटी है, मन प्रसन्न हो गया, डाइजेशन आपका तुरंत ठीक हो जाएगा। मतलब जब जाएगा पाचन उसका होगा, डाइजेशन होगा तो बढ़िया, उसको अच्छा लगेगा। अगर आपने कह दिया कि क्या खराब रोटी बनाया है, तो जितना आपने खाया वो सब बेकार। चाहे जितना खा लीजिए, चाहे 2 लीटर नहीं, चाहे कार्बोहाइड्रेट खाइए, चाहे प्रोटीन खाइए, चाहे फैट खाइए, कुछ भी खाइए, वो सब जीरो है। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई भी आपके साथ आपके घर में है, आप हैं, कोई और लेडी है, कोई है, उसने सारा खाना गुस्से से बनाया, तो कोई नहीं मानता है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि जो गुस्से से बनाया, वो गुस्सा वाला भी उसमें एलिमेंट शामिल हो गया खाने में, तो वो आपको कम लगेगा। कम लगेगा मैंने आपको अधिक फायदा नहीं करेगा। वो प्रसन्न खाना बनाते समय प्रसन्नता हो और खाना खाते समय प्रसन्नता हो, दोनों में। अगर आपने कह दिया कि सब्जी कैसी बनी हुई, दाल कैसी बनी हुई, तो आपका खाना चाहे जितना बढ़िया खाइए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कोई नहीं देखता। मन से क्या मतलब कार्बोहाइड्रेट से? तभी वो डाइजेस्ट होगा ना, सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स तभी डाइजेस्ट होंगे। डाइजेशन अलग होगा, लेकिन जो उसका सत्व है, जीवन सत्व जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगी, मिसिंग होगा। इसीलिए प्रसन्न मन से खाइए। इसलिए प्रसाद बोल रहे हैं ना, हम लोग प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद माने ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। प्रसाद को हम लोग बढ़िया से खाते हैं ना, है ना। तो प्रसाद ग्रहण करिए अगर भोजन, तो आपको अधिक फलेगा। और प्रसाद की तरफ अगर केवल आप खाना खाते हो, खाना खाइए, पिज्जा खाइए, बर्गर खाइए, जो खाना हो खाइए। ठीक है, क्लियर? आगे चलें? हाँ चले। हाँ, इसका जल का नियमन होता है, ये निकलते हैं यूरिया, यूरिक एसिड और किडनी निकलते हैं। रोग किडनी के रोग है, पथरी है, बुखार है, यूटीआई इससे जुड़ा हुआ है, नाक से पानी बहना, बार बार पेशाब होना, नाक वाला जो उसमें आ गया होगा ना, यूबिक मेरिडियन में,
बार बार पेशाब होना, कमर दर्द, ये यूटीआई ये उसका जुड़ा हुआ है, यूबी और किडनी वाला, कम जननेंद्रियों की तकलीफ, शरीर पर काले धब्बे, ये उसकी वजह से किडनी की वजह से, प्रोस्टेट, मेरुदंड रोग। ब्लैक धब्बे कैसे, उसका हाँ, क्या कनेक्शन है? यस, वो लीवर और इसी से जुड़ा हुआ है, किडनी से। Okay. किडनी हम्म, एब्डोमिनल कैविटी में कहां पर है, देखिए वर्टिब्रल T12 से L3 तक, यानी कभी भी प्रॉब्लम होगी तो T12 से L3 के बीच में होगी अगर किडनी की समस्या होगी। बाई किडनी थोड़ा ऊपर स्थित है, दाहिने नीचे। कारण यह है कि वहां पर दाहिने तरफ लीवर आता है, ठीक है, तो लीवर की वजह से बाई किडनी थोड़ा ऊपर स्थित है और दाई किडनी थोड़ा, वो लंग्स है ना, तो लंग्स वाला राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है, तो थोड़ा लंग्स की वजह से थोड़ा सा नीचे। वजन 115 से 170 किलो में और 12 गुणे 6 गुणे 3 बस, और फार्मूला है 12 गुणे 6 गुणे 3, बहुत साइज का। सेम के बीज की तरह, सेम का बीज खाइए, गहरे भूरे रंग का है। सेम मतलब उसको, सेम बीन्स की तरह होती है ना, सेम के बीज, सेम राजमा। राजमा तो नहीं है, सेम अलग होता है, राजमा की तरह ही है, लेकिन राजमा की तरह ही है, सेम अलग मिलता है, सेम राजमा होता है। एक सेकंड, राजमा होता है क्या, हम बता देंगे मैडम। ठीक है, तो सेम राजमा तो राजमा नहीं है, हाँ, राजमा तो नहीं कहलाएगा, सेम अलग है, सेम सब्जी के रूप में आता है, बढ़िया होता है, पतली चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, वो है। इंग्लिश का नाम बता देना। हाँ, बता देंगे। गहरे भूरे रंग की है। किडनी शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का नियमन करती है, ये सोडियम पोटेशियम वगैरह का। रक्त को छान कर टॉक्सिन को बाहर निकालती है। वाटर के रूप में ही सॉल्युबल जो होगा उसको निकालेगी, नहीं तो नहीं निकालेगी। जल और सोडियम का पुनर्शोषण किडनी करती है, खुद से वापस ले लेती है, अगर अलग चला गया तो फिर वापस ले लेती है, फिर निकालती है यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन के माध्यम से। लगभग 180 लीटर तरल को प्रतिदिन छानती है, इतना आता है उसको छानते रहती है लगातार। सिर के बालों का विकास और हड्डियों का निर्माण, चाइनीज इसके रोग हैं, यूबी के रोग, प्रजनन संबंधी रोग, कानों के रोग, किडनी कानों में खुलती है, मानसिक रोग, इनफर्टिलिटी, अधिक पसीना, भय की अनुभूति, भय इसका फियर वो है, आत्मविश्वास की कमी, किडनी स्टोन, कमर के निचले भाग में दर्द। गॉलब्लैडर नाशपाती की तरह का है, तो नाशपाती खाइए। हाँ, ये ऑर्गन रिब केज के निचले हिस्से में है, लीवर के नीचे, लीवर में राइट लोब ऑफ लीवर में थोड़ा सा नीचे स्थित है, छोटा सा होता है। बाइल जूस को सुनहरा पीला हरा रंग का, इसको लीवर में बनेगा और इसको स्टोरेज यहाँ होगा और कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन क्या होता है कि इसके जो चारों तरफ की वो होती है, मेम्ब्रेन वगैरह होती है सेल्स, वो पानी वानी जो और होता है उसको सोख लेती है काफी चीजें, तो ये कंसंट्रेट हो जाता है। तो इसका एरिया जो है जो कंसंट्रेट होकर रहता है, तो गिरना होता है, एक बूंद गिरेगा तो मान 100 बूंद हो गया, ये फायदा होता है। भोजन जब तरल रूप में आमाशय से निकलकर छोटी आंत में गया, दुर्गंध में जैसे पहुंचा, तो क्या हुआ, वहां पर हमारे द्वारपाल बैठे हुए हैं, हम द्वारपाल बोलते हैं उनको, जैसे उन्होंने तुरंत बता दिया ब्रेन को कि भैया वो फैट आ रहा है, तो उनका अच्छा, तो जैसे फैट आया वैसे तुरंत उसने पित्ताशय सिकुड़ गया और उसने डाल दिया। जब डाल दिया तो आया उसने यहाँ से, क्यों यहाँ पर आता है, क्यों होता है, कारण ये है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट हैं, इनको पचाने के लिए जो हमारे पर एंजाइम है, तो पहले तो दो तरीके, पहले तो ये कि जो आया है वो हमारा हाईली एसिडिक है, जो हमारे पाचन वाले हैं वो कह रहे हैं हाईली एसिडिक में हम काम नहीं करेंगे, वो काम ठप, हमको आप ठंडक, जैसे मान गर्मी हो, हमको भाई आप कूलर लगा दीजिए तब भी हम काम करेंगे, नहीं हम काम नहीं करेंगे इतनी हीट में, ऐसा हमारे एंजाइम कह दे रहे हैं।
तो अब क्या तरीका हुआ भाई, उस 1.2 pH का मतलब हाईली एसिडिक माने हाईली गर्म, एसिडिक माने गर्म ना, तो उनको उसको उसको लाने के लिए 8 लाने के लिए हमको तैयारी करनी पड़ती है। क्या तैयारी किया उन्होंने, 8 बनाने के लिए ये ला दिया, कहां से, बाइल जूस। तो बाइल जूस में बहुत से हैं। उधर हमारा जो पैंक्रियाज से आ रहा है वो भी उन्होंने क्या किया, इसको लगभग 7 से ऊपर कर दिया। तो 7 से ऊपर कर दिया तो पैंक्रियाज में ही एक होता है लाइपेज, उसका काम क्या है, वो लाइपेज, उन्होंने कहा कि हम जब, वो कह रहा नीचे हैं, वो कह रहा जब नीचे आएंगे तभी हम उसको करेंगे, ऊपर ऊपर बैठा हुआ नहीं करेंगे। तो ये जो फैट वाले हैं वो तो फैट मान तैरता रहता है ना ऊपर, फैट माने ऑयल ना, तो ऊपर तैर रहा है। तो हमारे यहाँ उसको ऊपर से इसका सरफेस टेंशन कम करके नीचे ले आएंगे, तो नीचे लाइपेज एक्टिव हो जाएगा, ऊपर इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों काम, इसीलिए पैंक्रियाज का और इसका बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन में। पैंक्रियाज इसीलिए बेस्ट माना जाता है, उसको हम लोग चाइनीज में हम लोग मानते हैं कि पैंक्रियाज ही महत्वपूर्ण है भोजन के पाचन के लिए। इसलिए आप टेटाइस 4 में जब कभी पढ़ेंगी मैडम, तो उसमें केवल पढ़ेंगे कि आपके राइट पैर में, जब राइट पैर में जो अंगूठे के बगल में केवल पैंक्रियाज के पॉइंट है सारे मेटाबॉलिज्म के लिए। ओके, इसलिए इसकी वजह से रोल इसी का है पैंक्रियाज का। तो आया, तो ये छोटी हाथ में गया। लीवर पित्ताशय कमी के कारण जब हीमोग्लोबिन, अब आरबीसी का पढ़ेंगे आगे, आरबीसी का मेटाबॉलिज्म हुआ तो बनता है एक हमारे पास हीमोग्लोबिन। अब वो केवल एसिड में घुलनशील है, जल में घुलनशील है नहीं। अब किडनी से निकालना है तो किडनी से तो जल वाला निकलेगा ना, तो किडनी ने कहा भाई हम तो नहीं कर पाएंगे। तो लीवर के सबसे, लीवर पिता तुल्य है, हमने बताया, ये आपको बताया होगा, लीवर पिता तुल्य है चाइनीज के हिसाब से, लीवर पिता तुल्य है। सारा डिफेंस का काम करता है, सारा सब सुरक्षा देता है, घर में स्टोरेज कर देता है कि भाई आगे इमरजेंसी लगने वाली है तो या जो है आलू रख लो, सब्जी रख लो, गेहूं रख लो, चावल रख लो, ताकि जरूरत पड़े में काम आए। ये सब काम लीवर करता है। तो लीवर को सौंपा गया, तो लीवर ने कहा भैया भेजा अपने आदमी को, उसका नाम है एल्बुमिन, अल्फा एल्बुमिन। वो गई, अब पकड़ लाई, उसका काम पकड़, जैसे पहले करते थे ना गांव से पशुओं को पकड़ के ले आते थे वो जमींदार के लोग, वैसे ही पकड़ के वो ले आई हीमोग्लोबिन को, और पकड़ के ले गई लीवर के पास, और लीवर में ग्लूक्रोनिक एसिड है कोई, उससे उसने कॉन्जुगेट करा दिया और बना दिया कोलबिलिरुबिन। अब कोलबिलिरुबिन बन गया तो ये तो जल में घुलनशील हो गया, तो अब इसको जल में घुलनशील कर दिया और किडनी के रास्ते कहा निकल जाओ, तो किडनी ने इसको अब निकाल देगी। तो ये इसलिए वो कोलबिलिरुबिन को परिवर्तित करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो पीलिया रोग हो जाएगा, जॉन्डिस। तो पीलिया रोग में चेहरे और आंख, पूरे शरीर का रंग पीला पड़ जाएगा। इसके रोग क्या होंगे, सिर और उदर भारी रहना, मतलब डाइजेशन वाला सिस्टम पूरा सिर उदर भारी रहेगा। आंख की तकलीफ, लीवर आंखों में खुलता है, भूख न लगना, पाचन कमजोरी, पचन नहीं कर पा, अपच, मितली, वोमिटिंग इसी वजह से होती है। पित्ताशय पहले हार्ट पहले होगी स्टमक की वजह से, दूसरा कारण ये है पित्ताशय में पथरी, एनीमिया जिम्मेदार है ना, एनीमिक हो जाएगी, पाचन नहीं करेगा, डायजेशन नहीं करेगा तो ही जिम्मेदार है। रोल तो इसका भी है ना, लीवर भेजा ना तभी तो हुआ। आलस्य, अनिद्रा, कोलेस्ट्रॉल, गैस। क्यों? क्योंकि याद करिए चाइनीज में कंट्रोलर ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन है ना, कंट्रोलर ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन कंट्रोल करता है लीवर। आमाशय के दाहिनी ओर स्थित शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन, इसके निचले भाग में गॉल ब्लैडर है,
लीवर का वजन शरीर के वजन का 1.4% होता है, लगभग 1.4 किलो के आसपास ही होता है वैसे। अब ये कितना 14 7 चौकट 7 एवं 7 9 कितना हुआ? अगर 1.4% 70 kg हुआ तो कितना हुआ? देखना पड़ेगा इतना। 7 8 कितना वजन हुआ? नहीं 1.4% होता है। इवन वैसे नॉर्मली 1.4 इसका केजी के आसपास होता है। ये परसेंटेज में परसेंटेज देखता हूँ, लेकिन ये लिखा होगा इसमें। लंबाई इसकी 22, चौड़ाई 30 से 35, कत्थई रंग का है, त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है, बाहर से मुलायम, अंदर से ठोस है, बाहर से स्पंजी है। तो एक बार अगर ब्रेक हो गया तो फिर ठीक नहीं होता, ये बहुत वो है। 1/6 रह जाएगा तो भी अपने करेगा, आप देखिएगा 1/6 रह जाएगा ये तो भी ये काम करता रहेगा। लीवर की खासियत है। रक्त के माध्यम से छोटी आंत से जो आएगा एब्जॉर्प्शन से, तो क्या करेगा, उनमें बैक्टीरिया को मारेगा, डिटॉक्सिफिकेशन काम करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करके रखता है, ताकि जब आप उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं, तो उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करता है कि जरूरत पड़े, इवन 4 5 महीने के लिए स्टोर करता है मैडम। ओह अच्छा। लीवर इसीलिए फादर कह रहे हैं उसको 4 महीने के लिए, अगर आप 4 महीने विटामिन न ले तो शायद ये देता रहेगा वो, जब तक स्टोर खत्म नहीं हो जाएगा। अमोनिया जैसे विषैली गैस को यूरिया में बदलेगा। अमोनिया मार डाले तो उसको तुरंत यूरिया में कन्वर्ट किया और यूरिया को आगे चल के यूरिन के माध्यम से निकाल दिया। प्लाज्मा प्रोटीन को रखता है, वही बताए प्लाज्मा प्रोटीन बताए ना प्लाज्मा वाले इतना वो होते सब, ये उनके गुंडे बदमाश की तरह उठा रहा, इनको ले आया कॉन्जुगेट करा दिया। अघुलनशील बिलिरुबिन को घुलनशील में कन्वर्ट कर दिया और विटामिन ए के निर्माण में सहयोग देता है और ए, डी और B12 का संग्रहित करता है। ए को तो निर्माण करता है, लेकिन ए और डी और B12 को स्टोर करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन डी भी को संग्रहित करता है, प्रति तो निकालता है। लीवर द्वारा लगभग 1000 जैविक रासायनिक क्रियाएं संपादित की जाती है। रोग क्या है? गॉलब्लैडर, मानसिक अवसाद, न लगना, वही पाचन वाली, माइग्रेन। क्यों माइग्रेन? गॉलब्लैडर यहाँ पर आ जाती है ना, सरदर्द, कब्ज, डाइजेशन, क्रोध, लीवर और गॉलब्लैडर, आवेश, निर्णयहीनता। अगर गॉलब्लैडर आपका कमजोर है तो निर्णयहीनता रहेगी, टू डू और नॉट टू डू, करूं कि ना करूं। तो अगर ये किसी में बहुत अधिक हो रही, समझिए गॉलब्लैडर को समस्या है, कर नहीं पा रहा हो, निर्णय नहीं ले पा रहा हो। निर्णय ले, गलत साथ लेना अलग पॉइंट है, वो दूसरी की समस्या है, ये इनकी नहीं, जीबी की नहीं, लेकिन ये निर्णय नहीं ले पाता गॉलब्लैडर। मधुमेह पैंक्रियाज और लीवर और स्प्लीन 3 का जिम्मेदार है। अनिद्रा, अपच, गैस, एनीमिया, चक्कर, आंखों में पानी, आई, ये इसके हैं। और अगर गॉल ब्लैडर पूरा निकाल ही दिया होता है तो? जी मैडम, अगर गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया है तो? तो आप निर्णयहीनता तो आपको रहेगी। ओके भाई वो और क्रोध भी रहेगा। तो बस उसको बैलेंस करते रहिए गॉलब्लैडर को। ओके उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है गॉलब्लैडर का 40 GB40 पॉइंट है, GB40 टोन कर लीजिए गॉलब्लैडर की। उसके लिए उसको ये मत सोचिए, देखिए फिजिकली हमने कहा, मेटाफिजिकली भी हम लोग है ना। मेटाफिजिकली आप GB40 करिए और बस आपने को बैलेंस करना है। बैलेंस 2 चीजें, विचारों से करते हैं ना बैलेंस। मान लीजिए आपको लग रहा है कि हमारी निर्णय लीजिए, किसी से डिस्कस करके तब लीजिए। एक होता है कि निर्णय खुद नहीं ले पा रहा है, दूसरा होता है कि निर्णय हमने साथ उनको लिया हो, हमने नहीं ले लिया। तो निर्णय होना चाहिए।
और अगर आपको लग रहा है गॉल ब्लैडर, तो नेचुरली उसके जो प्रिकॉशंस है वो लीजिए, GB42 करते रहिए, तो निर्णय ठीक होता रहेगा। गॉल ब्लैडर के बैलेंसिंग पॉइंट है, उनको करिए। बैलेंसिंग पॉइंट हम लोगों ने दिखाए थे उसमें, तो हाँ। बैलेंसिंग पॉइंट लगा लीजिए तो बैलेंस रहेगा। क्रोध जहां है तो उसमें दीवारों के सहारे क्रोध कर लीजिए। हाँ। क्रोध आ रहा हो तो मान लीजिए हस्बैंड से क्रोध आ रहा है तो उससे मत बोलिए, आप दीवारों में जाइए, कमरे में बैठ जाइए, बोलिए ना, जो बोलना हो बोल दीजिए, तो आपको एक आक्रोश खत्म हो जाएगा और प्रभावित कोई नहीं होगा, तो आपका दर्द आपका भी खत्म हो गया और नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो अपने बेटे बेटे किसी को आप बोलने लगोगे, वो और नाराज हो जाएगा, बात बढ़ जाएगी। इस तरीके हैं सब ये रोगों के निदान, मतलब निदान के साथ साथ उनका उपचार कैसे हो, इसके तरीके कई हैं। तो हम लोग जो है याद करते हैं खेमका सर को कि उन्होंने जो है इतना हम लोगों को वो दिया, और उनका ज्ञान के रूप में, ज्ञान जो है उसको ज्ञान को ट्रांसफर करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। रोकने से ज्ञान बढ़ता नहीं है, कम होता है, और प्रवाहमान होने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और दूसरे का बढ़ता है, तो ज्ञान पूरे शाश्वत जगत का है, बिल्कुल जल की तरह होना चाहिए। ये भी तक कहा गया है कि जो बहता हुआ जल है उसमें स्नान करना फायदेमंद होता है। तो लोगों ने पूछा कि अगर नहाते हुए, हम तो बाथरूम में नहाते हैं मॉडर्न जगत में, तो हम उसको कैसे करें? तो उसका उत्तर क्या आया, उत्तर भी बता दूंगा आपको ताकि मालूम रहे। उसका उत्तर ये आया कि उसको प्रवाहमान बना दीजिए ना, आप एक लोटा से लीजिए, उसको ऊपर से नीचे डाल दीजिए, ऊपर से यहाँ तक ले जाइए, वहां से डाल दीजिए, फिर दूसरा लाइए, फिर डाल दीजिए, फिर दूसरा डाल दीजिए, वो प्रवाहमान होगा, उसमें करंट आएगा, वो करंट आएगी ऊपर से, आप ऊपर से नहीं, उसी जो बाल्टी में है उस बाल्टी का उठाइए एक मग, ऊपर से डाल दीजिए, फिर उठाइए डाल दीजिए, लगेगा धारा बनी ना, बह रही है, तो यानी थोड़ा सा उसमें उसमें जो वाटर है उसमें ऊर्जा पैदा हो गई अधिक, तो ऊर्जा पैदा कर दी गई और उस ऊर्जा से नहा लिए गए। दूसरा जो कहा गया वो ये कहा गया कि सबसे पहले पहले हम लोग का आता था कि सबसे पहले लोग डालते थे ऊपर से, शावर ना था तो ऊपर पहले ही सर में पानी पड़ता था, तो उसमें कई अटैक की घटनाएं हो गई, ब्रेन अटैक की। तो उसमें लोगों ने कहा कि उसको पैर से डालना चाहिए। लेटेस्ट जो नेचुरोपैथी कहती है, उसमें कहती है ना, सबसे पहले 1 लोटा पानी आपको नाभि में डालना है। क्यों? क्योंकि नाभि में 72,864 नाड़ियां आती हैं, तो मिलती है, इसीलिए हम लोग नाभि में तेल लगाते हैं, नाभि में तेल लगा के आप लोग सो जाते हैं, तो कहते हैं कि वो सब सारी नाड़ियां को संबंध उसी से है, और वो चक्रा सिस्टम में सोलर प्लेक्सस माना गया है, और हमारे जन्म के लिए उसी को माना गया, वहीं से कनेक्शन था। हाँ। तो उसको नाभि में पहले डालने से तो वो सारे नाड़ियां आपकी एक्टिव हो जाएंगी, फिर आप ठंडक भी नहीं लगेगी, आपको ब्रेन का भी नहीं होगा, तो पहले वहां डालिए, फिर आप पैर से शुरू करिए। तो जो ज्ञान है जहां से मिले वहां लेना चाहिए। हाँ। ये ज्ञान हम लोग कब मालूम हुआ? अब मालूम हो रहा है, किसी को मालूम कोई बताता नहीं है। पहले शावर लोग यूज करते थे, तो घटनाएं हो गई, तो मालूम हुआ कि शावर से लेंगे कि जैसे आप पानी डालते हैं वैसे ही इसी जगह पर सारा ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, ऐसे ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, तो अचानक कमी क्या हुआ कि यहाँ ब्लड अधिक पहुंच गया, तो आपका ब्रेन का कोलैप्स हो गया, तो लोग हो गई। तो ये लोगों ने कहा कि पैर से डाली तो पैर में जाएगा, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा नाभि में डाल दीजिए पहले 1 लोटा, तो उससे क्या होगा कि सारी आपको स्टिमुलेशन हो जाएगा सारी नाड़ियों का, और सारी नाड़ियों का माध्यम से पहुंच जाएगा ब्रेन उन सब तक का, और तब आपका ठीक हो जाएगा। फिर आप नहाइए, फिर पैरों से डालिए, फिर वैसे ही करिए। लेकिन शावर से नहाना गलत है, वो बहुत ही फैटल है, उससे नहीं नहाना चाहिए, सिस्टम वही। और जल बहते हुए पानी में नहाना सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए तरीका निकाला गया
कि अगर बहते हुए पानी, मान लीजिए आपका अगर उस पर आप ट्यूबवेल से नहा रहे हैं तो भी बढ़िया है, नहर में नहा रहे हैं बहुत बढ़िया है, आप नदियों में नहा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, सब में जहां पानी बह रहा है वहां सागर में नहा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर घर में नहा रहे हैं तो उसका तरीका यही निकाल लीजिए कि आप पानी को 3-4 बार ऊपर से नीचे कर दीजिए, सो दैट थोड़ा सा करंट टाइप की लग जाए, फिर आप तो मतलब वो टब में नहाते वो भी गलत है ना, क्योंकि वो तो बहता हुआ पानी नहीं है ना, स्टोर्ड पानी है ना, टब में नहाते हैं वो। हाँ टब में, जो वही तो कह रहा है, टब में भी नहा रहे हैं तो उसको फ्लो करा दीजिए, उसमें करंट ला दीजिए। अगर टब में नहा रहे हैं तो उसको पहले 10 बार उसको पलट लीजिए ऊपर से नीचे, तो उसमें भी करंट आ गया। जैसे जैसे बाल्टी में नहा रहे हैं वो भी तो एक बात हो गई। या नल चलाते हैं तो भी अच्छा है, नल ऊपर से आ रहा है ना, तो कंटिन्यूस वो पानी, तो नल से ऊपर आ रहा है तो उसमें करंट तो कोई आ रही है, तो वो फ्लो तो हो रहा, उसको हो रहा है। लेकिन एक बाल्टी में केवल लेकर के सिंपल, अगर आपने बाल्टी में स्टोर कर लिया है, उसको नहाना हो तो आप करंट लगाना पड़ेगा उसमें। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, फिर हम लोग 2 मिनट के लिए ब्रेक, और उनके उसी कथन को याद करते हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग अभी आते हैं।